हम पढ़ रहे हैं इम्यूनिटी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा है, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, उनकी डेफिनेशन देखी थी और इंट्रोडक्शन देखा था एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस का। फिर हमने देखा था बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो एंटीजन का वो पार्ट जहां आके एंटीबॉडी जुड़ती है उस पार्ट को क्या बोला था, एपिटोप। और एंटीबॉडी का वो पार्ट जो जाके किससे अटैच होता है, एंटीजन से, उसे क्या बोला था, पेरिटोप। एंटीबॉडी का पार्ट क्या कहलाता है, पेरिटोप, और एंटीजन का पार्ट एपिटोप कहलाता है। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, उसमें काफी कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की। फिर हमने 3 टर्म देखी थी, कौन सी, एफिनिटी, एविडिटी एंड वैलेंसी। एफिनिटी क्या बताई थी कि सिंगल साइड पे एंटीजन और एंटीबॉडी की सिंगल साइड की बॉन्ड की स्ट्रेंथ को एफिनिटी बताया था, और सम ऑफ टोटल साइड एंटीजन और एंटीबॉडी पे उनको क्या बताया था, उनकी स्ट्रेंथ को क्या बताया था, एविडिटी। और वैलेंसी, टोटल कितनी साइड्स है उन्हें वैलेंसी बताया था। एविडिटी एंटीजन की वैलेंसी पे भी डिपेंड करती है और एंटीबॉडी के वैलेंसी पे भी डिपेंड करती है। फिर हमने बताया था कि कुछ रिएक्शंस होती है, टोटल कितनी रिएक्शंस बताई थी, टोटल 11 रिएक्शंस होती है, जिसमें से हमारे सिलेबस में 6 ही रिएक्शंस है टोटल, जिनको हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो आज के लेक्चर में हमारी फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे हम, प्रेसिपिटेशन। अगर क्वेश्चन में आए कि सीरोलॉजिकल टेस्ट बताना है तो भी आपको क्या करना है, इन 6 रिएक्शन को बताना है। कौन कौन सी, प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, और ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस, रेडियो इम्यूनो एलाइजा, वेस्टर्न ब्लोटिंग, इन सब के बारे में बताना है। यही सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या किया जाता है, इसमें सोल्यूबल एंटीजन लिया जाता है एंड सोल्यूबल एंटीसीरा। एंटीसीरा मतलब एंटीबॉडी ले जाती है, सोल्यूबल एंटीसीरा लिया जाएगा। देखते हैं क्या होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन और इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, इसे और क्या बोलते हैं, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन इज द नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूबल एंटीजेंस एंड सोल्यूबल एंटीबॉडीज दैट बाइंड टू फॉर्म ए इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट। इसमें कौन कौन सी चीज का ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले ये ध्यान रखना है नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। कल कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, तब मैंने बताया था कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, हमेशा नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनना। तो ये कैसा इंटरेक्शन है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है। किस किस के बीच में, सोल्यूबल एंटीजन होगा और सोल्यूबल एंटीबॉडी होगा। और अगर इधर सोल्यूबल नहीं होता तो वो एग्लूटिनेशन हो जाता। तो सोल्यूबल होता है तब तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, और एग्लूटिनेशन में सोल्यूबल एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं यूज किया जाता है। एग्लूटिनेशन हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, that bind to form an insoluble precipitate। तो लास्ट में क्या, सोल्यूबल एंटीजन और सोल्यूबल एंटीबॉडी मिलके क्या बनाएंगे, सोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनाएंगे। इट कैन अकर इन बोथ इन विवो एंड इन विट्रो, कि ये इन विवो यानी लिविंग सेल्स के अंदर और इन विट्रो यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर, दोनों में हो सकता है। एंटीबॉडीज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन आर कॉल्ड प्रेसिपिटेंस। ये आपको ध्यान रखना है, जो एंटीबॉडी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में यूज हो रही है उन्हें क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेंस। तो आगे ये टर्म आएगी कि प्रेसिपिटेंस, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि वो एंटीबॉडी है, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में यूज होने वाली एंटीबॉडी को ही प्रेसिपिटेंस बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन वुड नॉट अकर, प्रेसिपिटेशन वुड नॉट अकर विद द मोनोवेलेंट फेयर फिलामेंट, कि मोनोवेलेंट फेयर फिलामेंट में ये नहीं होता है। उसमें क्या बनेगा, एक क्लस्टर बनता है प्रेसिपिटेशन में लास्ट में। द प्रेसिपिटेंस नीड टू बी बाइवेलेंट फॉर प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेंस मतलब एंटीबॉडी कैसी होनी चाहिए, बाइवेलेंट होनी चाहिए। प्रेसिपिटेशन तभी होगा जब एंटीबॉडी कैसी होगी, बाइवेलेंट। कल मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि जनरली एंटीबॉडीज कैसे होती है, बाइवेलेंट, और वो क्या होती है, एंटीजन कैसे होते हैं, मल्टीवेलेंट होते हैं।
तो प्रेसिपिटेशन के लिए ये एक कंडीशन है कि एंटीबॉडी, प्रेसिपिटेंस एंटीबॉडी है, तो प्रेसिपिटेंस कैसे होने चाहिए, बाइवेलेंट होने चाहिए। Antigen involved need to be bivalent, polyvalent so that can be bind with multiple antibodies which aid in the formation of lattice. They can be called precipitinogens. इसमें क्या होता है, एंटीजन कैसे हो सकती है, एंटीबॉडी तो बाइवेलेंट होनी चाहिए और एंटीजन बाइवेलेंट भी हो या फिर पॉलीवेलेंट भी हो सकता है। मल्टीवेलेंट बोलो या फिर पॉलीवेलेंट बोलो, एक ही बात है। तो पॉलीवेलेंट में क्या होगा, पॉलीवेलेंट में ये फायदा होगा कि ये काफी सारी एंटीबॉडी से अटैच हो सकता है, जिससे लास्ट में एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, जिसे क्या बोलते हैं, लेटिस, उसे लेटिस बोलेंगे। दे कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेनोजेंस, और उसे क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेनोजेंस। एक जाल जैसे स्ट्रक्चर बनेगी, एंटीजन और एंटीबॉडी अटैच होंगे, बाइवेलेंट एंटीबॉडी और पॉलीवेलेंट एंटीजन आपस में अटैच होकर प्रेसिपिटेशन में एक जाल जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे लेटिस बोलते हैं। क्या हो रहा है इसमें, देखिए एंटीजन लिया है और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इस तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में अटैच हो रहे हैं। एंटीजन एंड एंटीबॉडी मस्ट बी इन एन एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन रिलेटिव टू ईच अदर। इस लाइन का मीनिंग क्या बताया है कि ये काफी लाइन इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिपिटेशन होने की कुछ कंडीशन है, एक कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है कि एंटीजन और एंटीबॉडी जब हम प्रेसिपिटेशन करा रहे हैं या फिर हो रहा है, इन विवो हो रहा है या फिर इन विट्रो हम करा रहे हैं प्रेसिपिटेशन, तो एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन होनी चाहिए एंटीजन और एंटीबॉडी की। एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन बोला है, ये नहीं बोला है कि सेम होनी चाहिए, कि सेम क्वालिटी और क्वांटिटी में एंटीजन और एंटीबॉडी होनी चाहिए, नहीं, एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन में होने चाहिए। एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन का क्या मीनिंग है, ये आगे आपको समझ आ जाएगा। तीन क्या क्या कंडीशन हो सकती है एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन के दौरान, क्या क्या कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन हो सकती है कि एंटीजन एक्सिस, कि एंटीजन ज्यादा हो, तो उसमें क्या होगा, टू मच एंटीजन प्रिवेंट एफिशिएंट क्रॉसिंग या फिर लेटिस फॉर्मेशन। अगर ज्यादा एंटीजन होगा तो भी लेटिस नहीं बनेगा, मतलब लेटिस नहीं बनेगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। और एंटीबॉडी एक्सेस, टू मच एंटीबॉडीज प्रिवेंट एफिशिएंट क्रॉस लिंकिंग या लेटिस फॉर्मेशन, कि एंटीबॉडी अगर ज्यादा होगी तो भी क्रॉस रिएक्शन या फिर लेटिस नहीं बनेगा, तो ये भी क्या है, एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन नहीं होगी। इक्विवेलेंट एंटीजन एंड एंटीबॉडी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेटिस इज फॉर्म्ड, इसमें प्रेसिपिटेशन बनेगा। इक्विवेलेंट एंटीजन एंड एंटीबॉडी होंगे तो क्या बनेगा, लेटिस बनेगा और प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन होगी। तीनों लाइन के मीनिंग तो आपने समझ लिया, लेकिन एक चीज क्लियर होनी जरूरी है कि ये क्या है, ये एक एंटीबॉडी है। कैसी एंटीबॉडी बना रहे हैं, बाइवेलेंट एंटीबॉडी है, और ये मल्टीवेलेंट या फिर पॉलीवेलेंट एंटीजन है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि ये नहीं बोला है इन लाइन में कि इनकी कंसंट्रेशन की एंटीजन जितने होंगे उतनी एंटीबॉडी होनी चाहिए, नहीं, एक ऐसी प्रॉपर अमाउंट हो कि जिससे एंटीजन बाइंड हो एंटीबॉडी से तो प्रॉपर लेटिस फॉर्मेशन हो जाए, इतनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि 4 एंटीबॉडी है तो 4 ही एंटीजन होने चाहिए, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इस एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन से रिलेटेड एक फिनोमिना दिया है जिसे क्या बोला है, प्रोजोन फिनोमिना। इसमें क्या बताया गया है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन अकर ऑप्टिमली ओनली व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द रिएक्शन मिक्स इन इक्विवेलेंस। अगर इक्विवेलेंस में मिक्स किए गए हैं एंटीजन और एंटीबॉडी तभी प्रेसिपिटेशन बनेगा। ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्विवेलेंस जोन, इक्विवेलेंस जोन के दोनों साइड प्रेसिपिटेशन इज एक्चुअली प्रिवेंटेड। इक्विलिब्रियम के दोनों साइड, ना तो इक्विलिब्रियम के पहले और ना इक्विलिब्रियम के बाद में लेटिस बन रहा है। एन एक्सेस ऑफ आइदर एंटीजन और एंटीबॉडी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, द जोन ऑफ एंटीबॉडी एक्सेस इज नोन एज प्रोजोन एंड द जोन ऑफ एंटीजन एक्सेस इज नोन एज पोस्ट जोन फिनोमिनन। कि इसमें एक तो जोन होगा इक्विलिब्रियम जोन और एक क्या है, प्रोजोन और एक है पोस्ट जोन। ये कैसे होते हैं,
ये होता है प्रोजोन। ये क्या है? इक्विवेलेंस जोन। और ये है पोस्ट जोन। प्रोजोन में क्या होता है? प्रोजोन में एंटीबॉडी ज्यादा होती है एंटीजन के कंपैरिजन में। ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है। मैं इस तरह से बना रही हूं। तो इसमें एंटीबॉडीज काफी ज्यादा है। तो प्रोजोन में आपको ध्यान रखना है क्या ज्यादा होता है? एंटीबॉडीज ज्यादा होती है। तो एंटीबॉडीज ज्यादा वाले जोन को क्या बोला है? यही इस लाइन में बोला है एंटीबॉडी एक्सिस, तो उसे क्या बोला है? प्रोजोन। और इक्विलिब्रियम जोन में दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो रही है, इसीलिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में प्रेसिपिटेशन बनेगा, लेटिस का फॉर्मेशन होगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ओनली इक्विलिब्रियम जोन के अंदर होगा। और पोस्ट जोन के अंदर क्या बताया है? पोस्ट जोन के अंदर एंटीजन ज्यादा होंगे और एंटीबॉडी कम हो रहे हैं। प्री जोन के अंदर तो एंटीजन है, जो कुछ ही एंटीबॉडी है उनसे जाके अटैच हो जाएंगे, तो लेटिस का फॉर्मेशन नहीं होगा। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें कम एंटीबॉडी है तब भी लेटिस फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम जोन में लेटिस का फॉर्मेशन होगा। और पोस्ट जोन में किसका एक्सिस है? एंटीजन का एक्सिस है। ये इस चीज में बताया है कि एंटीजन एक्सिस क्या कहलाता है? पोस्ट जोन। प्रोजोन फिनोमिना आपको समझ आ गया होगा। प्रोजोन फिनोमिना में 3 जोन बताएं, कौन कौन से? एक तो प्रोजोन और इक्विवेलेंस जोन और पोस्ट जोन। प्रोजोन में क्या ज्यादा है? एक्सिस किसकी है? एंटीबॉडी की ज्यादा है। इक्विलिब्रियम में दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। और वहीं लास्ट वाले में क्या हो रहा है? पोस्ट जोन के अंदर एंटीजन ज्यादा है। तो प्रेसिपिटेशन किस में होगा? सिर्फ इक्विवेलेंस जोन में ही प्रेसिपिटेशन होगा। In the projon phenomena there are too many antibodies for efficient lattice formation। कि प्रोजोन में एफिशिएंट लेटिस फॉर्मेशन के लिए एंटीबॉडीज तो है लेकिन एंटीजन सफिशिएंट नहीं है। दिस इज बिकॉज एंटीजन कंबाइंड विथ ओनली फ्यू एंटीबॉडीज एंड नो क्रॉस लिंकेज इज फॉर्म। कि एंटीजन क्या करेंगे? कुछ ही एंटीबॉडी से कंबाइन होंगे, क्योंकि एंटीजन कम ही है तो कुछ ही एंटीबॉडी से होंगे और बाकी की एंटीबॉडीज तो ऐसे ही रहेगी, तो क्रॉस लिंकेज नहीं बनेगी उसके अंदर। इन द पोस्ट जोन फिनोमिना स्मॉल एग्रीगेशन आर सराउंडेड बाय एक्सिस एंटीजन एंड अगेन नो लेटिस नेटवर्क फॉर्म। और पोस्ट जोन के अंदर भी लेटिस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। Thus for precipitation reaction to be detectable they must be run in the zone of equivalence। तो precipitation reaction किस में हो रही है? equivalence zone में हम precipitation reaction को देख सकते हैं बस। When instead of sedimentation the precipitation remains suspended as flocculus the reaction is known as flocculation। क्या होता है? जब वो प्रेसिपिटेशन बनेगा, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में बाइंड होगी इक्विलिब्रियम जोन में, तो वो अगर सेडिमेंट ना होके अगर ऊपर सरफेस पे तैरता रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? फ्लोकुलेशन। और उस सस्पेंडेड एज फ्लोक्यूलस, यानी तैरता रहेगा तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लोक्यूलेशन। और अगर सेडिमेंट हो जाएगा नीचे तो उसे सेडिमेंटेशन बोलेंगे, और अगर ऊपर तैरता रहेगा तो उसे फ्लोक्यूलेशन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या क्या? अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच द सोल्यूबल एंटीजन विच आर जनरली स्मॉलर इन साइज रिएक्ट विद द स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्म एंड इनसोल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। कि एक सुटेबल टेम्परेचर पे पीएच पे और सोल्यूबल एंटीजन होगा और सोल्यूबल क्या होगी? एंटीबॉडी, और वो आके मिलके क्या बनाएंगे? इनसोल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। द कॉम्प्लेक्स इज ऑब्टेन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी लेटिस। तो ये कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से बन रहा है? तो एंटीजन, सोल्यूबल एंटीजन एंड सोल्यूबल एंटीबॉडी मिलके क्या बना रहे हैं? लेटिस बना रहे हैं, इनसोल्यूबल लेटिस बना रहे हैं। लेटिस का मीनिंग ऐसे जाल जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। इट अकर इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स। ये आपको ध्यान रखना है, ये रिएक्शंस इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंट में ही होगी। तो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स
प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। व्हेन प्रेसिपिटेट जस्ट फ्लोटेड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड फ्लोक्यूलर एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड फ्लोक्यूलेशन। तो रिएक्शन क्या कहलाएगी? अगर वो सरफेस पे ऐसे फ्लोट करता रहेगा ये लेटिस, तो उसे क्या बोलेंगे? रिएक्शन क्या कहलाएगी? फ्लोक्यूलेशन। एंटीजन कैसा है? सोल्यूबल, और एंटीबॉडी भी सोल्यूबल। आगे कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जो क्या होगा? इनसोल्यूबल होगा। The proportion of antigen and antibody in the reaction must be equivalent for the precipitation reaction of occur। कि equivalence zone का होना जरूरी है precipitation reaction होने के लिए। The zone at which there is equivalence number of antigen and antibody solution is called zone of equivalence। जहाँ प्रॉपर appropriate concentration होगी एंटीजन एंटीबॉडी की, उसे क्या बोलेंगे? zone of equivalence। Precipitate reaction is interfered below or above the zone of equilibrium due to the obstruction in the lattice formation। तो इक्विलिब्रियम जोन के पहले भी और इक्विलिब्रियम जोन के बाद भी क्या हो रहा है? लेटिस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। द जोन बिलो द जोन ऑफ इक्विवेलेंस वेयर एंटीजन आर लेसर देन द एंटीबॉडी इज कॉल्ड प्रोजोन फिनोमेनन। जहां एंटीबॉडी ज्यादा हो रही है उसे क्या बोला था? प्रोजोन, और जहां एंटीजन ज्यादा हो रहा है पोस्ट जोन। इक्विलिब्रियम के बाद वाले जोन को पोस्ट जोन बोलते हैं और पहले वाले को प्रोजोन। प्रोजोन में एंटीबॉडी ज्यादा है और पोस्ट जोन में एंटीजन ज्यादा है। यही इस लाइन में बताया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन टाइप, देयर आर मेनली 3 टाइप्स। कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के 3 टाइप है, 3 प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती है। कौन कौन सी? प्रेसिपिटेशन इन सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेशन इन अगार, प्रेसिपिटेशन इन अगार इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रेसिपिटेशन सॉल्यूशन में भी फर्दर 3 टाइप है, और प्रेसिपिटेशन इन अगार के 4 टाइप है, और प्रेसिपिटेशन इन अगार एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे फर्दर 2 टाइप है। तो टोटल कितनी हो गई? 9 रिएक्शंस हो रही है। इनके बारे में अब हम देखते हैं। इस पोर्शन से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के टाइप वाले पोर्शन में से सबसे ज्यादा कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें हर टेस्ट का या फिर हर रिएक्शन का नाम याद करना है और इसके एग्जाम्पल को ध्यान रखना है। मैकेनिज्म आपको समझनी है, लेकिन एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन में कौन सा एग्जाम्पल किस टाइप के लिए है। प्रेसिपिटेशन इन सॉल्यूशन, इसके कितने टाइप बताए थे? 3 टाइप बताए थे। कौन कौन से होंगे? 3 टाइप। फर्स्ट होगा रिंग टेस्ट, फिर होगा स्लाइड टेस्ट एंड ट्यूब टेस्ट। तो रिंग टेस्ट में क्या होता है? रिंग टेस्ट में एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे एंटीसीरा। एंटीसीरा मतलब एंटीबॉडी, और फिर उसके अंदर हम डालेंगे एंटीजन। तो ये बीच में क्या होगा? जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो यहाँ एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर हमें विजिबल होगी, तो उसे बोलेंगे रिंग टेस्ट। इसमें पहले क्या डाला है? एंटीसीरा, और उसके बाद डाला है एंटीजन। तो जहां इक्विलिब्रियम होगा वहां इक्विवेलेंस जोन होगा, वहां क्या एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, तो उसे क्या बोलते हैं? रिंग टेस्ट बोलते हैं। टेस्ट में क्या हो रहा है? ए कॉलम ऑफ एंटीसीरम इज टेकन इन ए नेरो ट्यूब। कि एक ट्यूब के अंदर क्या लिया गया है? एंटीसीरा लिया हमने, लेयरिंग द एंटीजन सॉल्यूशन ओवर इट, और फिर उसके ऊपर क्या डाला है? एंटीजन डाला है। ए रिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ द 2 लिक्विड्स। तो इन 2 लिक्विड्स के बीच जंक्शन पे क्या बन रहा है? एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन रही है, जिसे क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। यहाँ क्या देखो, इस तरह से दिखेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये रिंग जैसे अलग से दिख रहा है ना, इस तरह से। नीचे क्या है? एंटीबॉडी है, ऊपर एंटीजन है, और ये बीच में इक्विलिब्रियम जोन है या इक्विवेलेंस जोन है, जिसमें क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रही है और रिंग जैसी फॉर्मेशन हो रही है। अब इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। रिंग टेस्ट के 3 एग्जाम्पल है। कौन कौन से? सी रिएक्टिंग प्रोटीन इसका एग्जाम्पल होगा। लेंसफील्ड ग्रुपिंग ऑफ बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई में बीटा हेमोलाइटिक लेंसफील्ड ग्रुपिंग, उनको ग्रुपिंग को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई को सेपरेशन के लिए हम यूज करते हैं लेंसफील्ड ग्रुपिंग का। और वो किस तरह का टेस्ट है? वो है रिंग टेस्ट। एस्कोलिस थर्मोप्रेसिपिटेशन टेस्ट फॉर एंथ्रेक्स डायग्नोसिस। और एंथ्रेक्स के डायग्नोसिस के लिए एस्कोलिस थर्मोप्रेसिपिटेशन किया जाता है। वो किस तरह का है? रिंग टेस्ट में आता है। ये प्रोसेस
एग्जाम्पल्स का कैसे होता है वो आगे माइक्रोबायोलॉजी में जैसे हम डीप में स्टडी करते हैं तब आता है। अभी आपको क्या करना है, सिंपली एग्जाम्पल को लर्न कर लेना है और ये ध्यान रखना है किस टाइप में कौन से एग्जाम्पल है। तो रिंग टेस्ट में कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, सी रिएक्टिंग प्रोटीन और लेंसफील्ड ग्रुपिंग ऑफ बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई और एस कोलिस थर्मो प्रेसिपिटेशन टेस्ट फॉर द एंथ्रेक्स डायग्नोसिस, ये रिंग टेस्ट के एग्जाम्पल्स है। अब नेक्स्ट टाइप कौन सा है, स्लाइड टेस्ट। स्लाइड टेस्ट में क्या हो रहा है कि एक स्लाइड ली जाएगी, स्लाइड पे क्या करेंगे, हम डालेंगे ऐसे कुछ ड्रॉप डालेंगे किसकी, एंटीजन की, और फिर हम इसमें डालेंगे एंटीबॉडी। तो इसके अराउंड एंटीजन और एंटीबॉडी के अराउंड एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, यहाँ प्रेसिपिटेशन होगा और ये स्लाइड पे किया जा रहा है इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, स्लाइड टेस्ट बोल रहे हैं। पहले हम क्या डालेंगे, एंटीजन, उसके ऊपर एंटीबॉडी डालेंगे तो इसके आसपास क्या बनेगी, एक प्रेसिपिटेशन की रिंग बन जाएगी और स्लाइड टेस्ट होगा। When a drop of a appropriate antiserum is added to a uniform suspension of a soluble antigen on a slide, कि appropriate concentration में एंटीसीरम किस पे डाला जा रहा है, एंटीबॉडी एंटीजन पे, प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस, तो वहाँ क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ये सेकेंड टाइप स्लाइड टेस्ट और थर्ड क्या आएगा, ट्यूब टेस्ट। इन दोनों के एग्जाम्पल सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्लाइड टेस्ट का एग्जाम्पल क्या है, वीडीआरएल टेस्ट फॉर सिफिलिस, इसके लिए स्लाइड टेस्ट किया जाता है। वनरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, वीडीआरएल की फुल फॉर्म है। तो सिफिलिस का वीडीआरएल टेस्ट किसका एग्जाम्पल है, स्लाइड टेस्ट का एग्जाम्पल है। ट्यूब टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, कई सारी ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब्स लेंगे हम और हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ये एंटीजन ऐड किया और इसके ऊपर हम एंटीबॉडीज ऐड करेंगे। ये एंटीजन, एंटीजन के सब ट्यूब में कंसंट्रेशन सेम रहेगी, लेकिन एंटीबॉडी की क्या कंसंट्रेशन रहती जाएगी, एंटीबॉडी को डाइल्यूट करते जाएंगे, यानी एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे। ये ट्यूब ले ली हमने, ये 1, इसे क्या बोला है, इसमें कंसंट्रेशन 1/2 लेंगे, नेक्स्ट पे 1/4 लेंगे, 1/8 लेंगे और 1/16। इस तरह से एग्जाम्पल लिया है हमने, इस तरह से कंसंट्रेशन लिए। तो ये क्या होगा, इसमें एंटीजन काफी ज्यादा लिए गए हैं तो इसमें भी प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगा। सेकंड में एंटीजन की कंसंट्रेशन इसकी कंपेरेटिव में की जा रही है। सभी टेस्ट ट्यूब में एंटीजन तो सेम लिया जा रहा है, लेकिन एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन क्या कर दी जा रही है, कम करती जा रही है। सबसे पहले ज्यादा कंसंट्रेशन में एंटीबॉडीज ली गई, फिर कम, उससे कम और लास्ट में सबसे कम। तो इन बीच वाले ट्यूब में मान लो इन दो में क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेशन बन रहा है, क्योंकि इनमें ही एक एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन है एंटीजन और एंटीबॉडी की, तो इसमें प्रेसिपिटेशन होगा सिर्फ, और यहां भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा। इन दो में प्रेसिपिटेशन की रिंग बनेगी क्योंकि यहां एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन में एंटीजन और एंटीबॉडी है। A set of test tube is prepared by adding in constant antigen solution. Antigen solution constant रखा है। Serial dilution of the antiserum is added. और डाइल्यूशन किसका, यानी सबसे ज्यादा पहले हम लेंगे एंटीजन को, एंटीबॉडी को, और फिर एंटीबॉडी कम करते जाएंगे, सीरियल डाइल्यूशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। सबसे पहले ज्यादा, कम, इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीरियल डाइल्यूशन बोलते हैं। ये फिर हम करेंगे प्रेसिपिटेशन रिंग इज विजिबल इन द ट्यूब दैट हैव एन एंटीजन एंटीबॉडी रेशियो विद इन द इक्विलिब्रियम जोन। तो कुछ में जहां इक्विलिब्रियम जोन बन रहा है वहां हमें क्या, प्रेसिपिटेशन की रिंग विजिबल हो गई। दिस हाईएस्ट डाइल्यूशन विद द विजिबल रिंग इज कॉल्ड टाइटर। ये टाइटर आपको याद रखना है, अभी मैं डायग्राम बताऊंगी तो उसमें समझा दूंगी कि टाइटर क्या होता है। ऑफ द एंटीबॉडीज द टाइटर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द हाईएस्ट डाइल्यूशन शोविंग पॉजिटिव रिजल्ट एक्सप्रेस्ड एज ए होल नंबर। और इसका ट्यूब डाइल्यूशन मेथड का एग्जांपल क्या है, कहान टेस्ट ऑफ सिफिलिस। वो कौन सा था, वीडीआरएल टेस्ट ऑफ सिफिलिस किसका एग्जांपल है,
स्लाइड टेस्ट का एग्जाम्पल है, और कान टेस्ट ऑफ सिफिलिस किसका है, ये ट्यूब टेस्ट का एग्जाम्पल है। इस डायग्राम में क्या बताया गया है, देखिए इस डायग्राम में हमने पहले क्या किया है कि एंटीजन और एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन इस तरह से लिया, फिर हमने एक एक प्रोसेस में डाइल्यूट करते जाएंगे इस प्रोसेस को, यानी एंटीबॉडी कम करते जाएंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, सीरियल डाइल्यूशन। सबसे पहले इसमें हाफ की कंसंट्रेशन एंटीबॉडी की, फिर 1/4, 1/8, 1/16 और 32। इन तीन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, प्रेसिपिटेशन बन रहा है, क्योंकि इसमें अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन यूज किए गए। सीरियल डाइल्यूशन ऑफ एंटीबॉडी, जोन ऑफ इक्विलिब्रियम, विजिबल प्रेसिपिटेशन किन में दिख रहा है, जोन रिंग इनमें ही दिख रही है, तीन में ही, तो इनमें ही प्रेसिपिटेशन हो रहा है। स्टैंडर्ड एंटीजन सॉल्यूशन, और एक फिक्स अमाउंट में सॉल्यूशन लिया गया है। अब वो क्या था, पिछले पैराग्राफ में एक वर्ड देखा था टाइटर। टाइटर क्या होता है कि जिस लास्ट रिंग में जो ये प्रेसिपिटेशन की रिंग बन रही है, जिस लास्ट ट्यूब में ये प्रेसिपिटेशन की रिंग बन रही है, उसका रेशियो कितना है, 1/16, और ये नीचे वाला ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। तो इस रिएक्शन का टाइटल कितना होता है, इस टेस्ट का जो हमने किया है, इस टेस्ट का टाइटर कितना आएगा, 16 आएगा, क्योंकि इसमें 16। एंटीबॉडी का टाइटर कितना आएगा, 16 आएगा। इसे टाइटर बोलते हैं। लास्ट ट्यूब में जो रेसिप्रोकल है उसको ही टाइटर बोला जाता है। ये नीचे वाले को रेसिप्रोकल बोलते हैं, इस ट्यूब में, लास्ट वाली ट्यूब में जिसमें प्रेसिपिटेशन बन रहा है उसे टाइटर बोलते हैं। अगर मान लो आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम दे दिया जाएगा और ये इसका टाइटर पूछा जाएगा, एंटीबॉडी का टाइटर बताइए, तो आपको क्या करना है, लास्ट रिंग में जिसमें, लास्ट ट्यूब में जिसमें प्रेसिपिटेशन रिंग बन रही है, लास्ट ट्यूब नहीं बोला है, लास्ट ट्यूब जिसमें प्रेसिपिटेशन रिंग बन रही है उसका ये नीचे वाला रेसिप्रोकल, वो ही इसका टाइटर होगा। प्रेसिपिटेशन इन सॉल्यूशन हमने देख लिया, उसकी तीनों टाइप देख ली। अब हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन इन अगार। प्रेसिपिटेशन इन अगार क्यों किया जाता है, प्रेसिपिटेशन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉबैक है कि हमारे पास एक प्रॉपर डाटा या फिर प्रूफ नहीं रहता प्रेसिपिटेशन सॉल्यूशन में, और अगार के अंदर एक तो हमें प्रेसिपिटेशन जो रिंग बन रही है वो अच्छे से विजिबल होगी और काफ़ी दिन तक हम उसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं डाटा को। उसमें तो क्या होगा, स्लाइड टेस्ट भी की तो भी उसे स्लाइड पे हमने देखा प्रेसिपिटेशन रिंग बनी और स्लाइड को वॉश करना पड़ेगा, ट्यूब में भी की तो ट्यूब को भी वापस वॉश करना पड़ेगा। लेकिन अगार में प्रिजर्व करके रख सकते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिंग को कुछ दिन के लिए, और वापस दूसरे यूज में भी कर सकते हैं, उसको दूसरा भी यूज कर सकते हैं। प्रेसिपिटेशन इसमें क्या हो रहा है, इट इज परफॉर्म ऑन अगार, एगरोजेल और पॉलीएक्रिलामाइड जेल में ये रिएक्शन हो रही है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड इम्यूनोडिफ्यूजन, और इसको और क्या बोलते हैं, इम्यूनोडिफ्यूजन भी बोलते हैं। एगरोजेल इज जनरली प्रीफर्ड। एगरोजेल प्रीफर करने का क्या कारण है, जेल प्रोवाइड ए मीडियम फॉर ए डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन थ्रू ए द पोर्स। इस रिएक्शन में मीडियम कैसे आपस में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं, ये ऐसा मीडियम है जिसमें अगर अगार जेल के अंदर पोर हो गए, जिसकी हेल्प से, उन पोर की हेल्प से क्या कर रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। अगार जेल यूज करने का क्या बेनिफिट है, इट इज मोर एडवांटेजियस देन द लिक्विड मीडिया एज क्लियर ऑब्जर्वेबल बैंड्स आर फॉर्म्ड इन दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगर हम अगार जेल का यूज करेंगे तो हमें क्लियरली जो बैंड बन रहा है या फिर जो रिंग बन रही है वो क्लियर विजिबल होगी। दीज बैंड आर जनरली इजी टू प्रिजर्व फॉर ए लॉन्गर टाइम, और इन बैंड को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए, एंड फर्दर यूज, और बाद में यूज के लिए। और इसका क्या बेनिफिट है, अनदर एडवांटेज इज द डिसफ्रिक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंटीजन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ एंटीजन्स, कि मिक्सचर होगा एंटीजन्स का, उसमें भी हम एक इंडिविजुअल के एंटीजन्स को अच्छे से विजिबल और देख सकते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अच्छे से। सोल्यूबल प्रेसिपिटेशन के 3 टाइप थे, लेकिन इसके 4 टाइप है। इसमें क्या है, फर्स्ट टाइप कौन सा है, सिंगल डिफ्यूजन इन ए सिंगल डायमेंशन। सेकंड है सिंगल डिफ्यूजन इन ए डबल डायमेंशन, डबल डिफ्यूजन इन ए सिंगल डायमेंशन, और डबल डिफ्यूजन इन ए डबल डायमेंशन। इनमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंगल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन में क्या हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं, ओडिन प्रोसेस भी बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन, या जिसे और क्या बोलते हैं, ओडिन प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो उस अगार जेल को लिक्विड करके उसके अंदर क्या डालेंगे, एंटीबॉडी डालेंगे, और फिर उसे सॉलिडिफाई कर लेंगे। अगार के अंदर
क्या प्रेजेंट होंगे, एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे। फिर उसके ऊपर से हम डालेंगे एंटीजन उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर ये सॉलिडिफाई की हुई अगार है जिसके अंदर क्या है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, और इसके ऊपर से हमने क्या डाल दिए, ये एंटीजन डाल दिए। तो ये एंटीबॉडी तो सॉलिडिफाई है, और इसमें क्या करेंगे, एंटीजन मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। ये एंटीजन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे एंटीबॉडी की तरफ, और यहाँ एक रिंग बन जाएगी। तो इसे सिंगल डिफ्यूजन इन वन डायमेंशन, ओनली एंटीजन ही डिफ्यूज हो रहे तो सिंगल डाइल्यूशन हो गया, और वन डायमेंशन यानी एक ही दिशा के अंदर हो, क्योंकि इस साइड ही हो रहा है ना सिंगल, इसीलिए सिंगल डिफ्यूजन इन सिंगल डायमेंशन होता है। ए में क्या दिखाया गया है कि एंटीबॉडी है जेल के अंदर, अगार जेल के अंदर, फिर ऊपर से एंटीजन डाला गया है, तो सिंगल डायरेक्शन में ये एंटीजन मूव करके यहाँ एक प्रेसिपिटेशन की रिंग बना रहे। इसका एक अलग टाइप क्या होता है, और इसमें हमने 4 टाइप बताए हैं, तो फर्स्ट टाइप क्या बताया, सिंगल डिफ्यूजन इन सिंगल डायमेंशन। लेकिन डबल डिफ्यूजन क्या होता है, डबल डिफ्यूजन इन सिंगल डायमेंशन। डायमेंशन सिंगल है लेकिन डबल डिफ्यूजन, उसमें क्या करेंगे हम, अगार तो लेंगे, अगार जेल के अंदर एंटीबॉडी भी, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट हम एंटीजन नहीं डालेंगे, एक प्लेन जेल लेंगे जिसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होंगे। पहले वाले में तो एंटीबॉडी है, और उसके ऊपर डालेंगे प्लेन जेल की एक लेयर डालेंगे, और उसके प्लेन जेल के ऊपर एंटीजन डालेंगे। तो क्या होगा, इधर से एंटीजन मूव करके आएंगे और इधर से एंटीबॉडी, और प्लेन जेल के अंदर एक रिंग बनाएंगे। तो उसे क्या बोलते हैं, डबल डिफ्यूजन इन सिंगल डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन इसलिए बोला है, डबल डिफ्यूजन या एंटीजन भी मूव कर रहे हैं और एंटीबॉडी भी मूव कर रहे हैं, तो इसे डबल डिफ्यूजन बोल रहा है। और सिंगल डायरेक्शन में, डायरेक्शन आपको इसमें ऐसे दिख रहा है कि ये भी इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो डबल डायमेंशन होनी चाहिए। नहीं, डबल डायमेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि कर तो एक ही जगह रहे ना मूव, दोनों एक ही जगह जाना है, प्लेन अगार में ही है इसका मूवमेंट, इसलिए इसे सिंगल डायमेंशन बोल रहा है। डबल डिफ्यूजन, दोनों का डिफ्यूजन हो रहा है लेकिन एक डायरेक्शन के अंदर। फिर से आपको बता देती हूँ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट में हमने क्या लिया है, सिंगल डिफ्यूजन इन सिंगल डायमेंशन, एक का ही डिफ्यूजन हो रहा है और एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसे सिंगल डिफ्यूजन और सिंगल डिफ्यूजन इन सिंगल डायमेंशन बोलते हैं। इसमें हमने क्या लिया है, एंटीबॉडी ली है, किसके अंदर, अगार के अंदर एंटीबॉडी है, अगार लिए जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडी। फिर उसके ऊपर डायरेक्ट हमने क्या डाल दी, एंटीजन। तो एंटीजन मूव करेंगे एंटीबॉडी की साइड और उस अगार के अंदर एक प्रेसिपिटेशन रिंग बनाएंगे, तो उसे बोलते हैं सिंगल डिफ्यूजन इन सिंगल डायमेंशन। और ये डबल डिफ्यूजन इन सिंगल डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इससे कंफ्यूज हो सकते हो कि ये तो दोनों डायरेक्शन में होना है, नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसमें क्या किया, देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, एक ट्यूब ली है जिसके अंदर क्या ली हमने, जेल ली, और जेल के अंदर क्या है, एंटीबॉडी है। फिर इसके ऊपर हमने डायरेक्ट एंटीजन नहीं डाला, उसके ऊपर प्लेन जेल की एक लेयर बनाई जिसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होंगे, और फिर एंटीजन डाला। तो क्या करेंगे, एंटीबॉडी भी मूव करेंगे और एंटीजन भी मूव करेंगे। किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, प्लेन जेल की साइड मूव करेंगे, दोनों ही प्लेन जेल की साइड मूव करेंगे, इसीलिए सिंगल डायमेंशन बोला है। और डबल डिफ्यूजन, दोनों का डिफ्यूजन हो रहा है तो डबल डिफ्यूजन इन सिंगल डायमेंशन। नेक्स्ट क्या है, सिंगल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशन। कि डिफ्यूजन तो सिंगल है लेकिन 2 डायमेंशन में, इसमें क्या किया जाता है, ये एक स्लाइड लेंगे, उसके अंदर हम एंटीबॉडी से बनी हुई ये जेल है जिसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, उस जेल के अंदर हम होल करेंगे, इस तरह से होल बनाएंगे, और उन होल्स के अंदर यहाँ इसे वेल बोला गया है, वेल कुएं वाला वेल, उससे, और यहाँ हम एंटीजन डालेंगे। तो क्या होगा, इसके अंदर ये एंटीजन है वो इस डायरेक्शन में भी मूव करेंगे, इधर भी मूव करेंगे। एंटीबॉडी तो हर डायरेक्शन में, इसलिए इसे ये एंटीबॉडी एंटीजन क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं, इसलिए इसे बोला है सिंगल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशन।
2D में मूव करेंगे, ये एंटीजन है, इसीलिए सिंगल डिफ्यूजन किसका हो रहा है, ओनली एंटीजन मूव कर रहे हैं और कई डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो इसे ये 2 डायमेंशन बोला है इसे। और इसे क्या बोलते हैं, रेडियो इम्यूनो डिफ्यूजन भी बोलते हैं। स्लाइडली जिसपे क्या है, उस अगार के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है और हमने होल बनाया, तो एक प्रेसिपिटेशन की रिंग कहाँ बन रही है, ये ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, ये प्रेसिपिटेशन की रिंग बन रही है। इस डायरेक्शन में भी ये एंटीजन जा रहे हैं, इसमें भी 2D के अंदर ये इन एंटीजन की मूवमेंट हो रही है, इसलिए इसके चारों ओर ये रिंग बन जाएगी। क्या हो रहा है, डबल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन। डबल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन ये पहले समझा दिया है मैंने कि इसमें ये मूव कर रहा है। फिर फोर्थ है डबल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशन। इसमें क्या किया जाता है, हम एक प्लेन जेल लेंगे, स्लाइड पे क्या करेंगे, एक प्लेन जेल लेंगे। हमने सिंगल डिफ्यूजन इन डबल डायमेंशन में तो एक जेल ली थी, उसमें क्या थे, एंटीबॉडी थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम प्लेन जेल लेंगे और उसके अंदर प्लेन जेल के अंदर होल बनाएंगे, एक होल इधर बनाएंगे और ये चारों ओर होल बनाएंगे। इस बीच वाले होल के अंदर हम डालेंगे एंटीबॉडीज और इधर क्या डालेंगे, एंटीजन डालेंगे इनमें। बीच वाले में क्या डाला हमने, एंटीबॉडी डाला और ये एंटीजन। अगार के अंदर एंटीबॉडी नहीं है, हमने होल बना के इसके अंदर एंटीबॉडी डाले हैं, तो इनमें ये एंटीबॉडी भी इधर मूव करेंगे, 2D में मूव करेंगे, ये एंटीजन भी 2D में मूव करेंगे, 2D एंड 2 डायमेंशन में। तो यहाँ एक आर्क जैसी स्ट्रक्चर बनती जाएगी, जहाँ प्रेसिपिटेशन होगा तो वहाँ एक आर्क जैसी रिंग बनती जाएगी, जहाँ ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो वहाँ आर्क यानी चंद्राकार शेप जैसी बनती जाएगी। इस तरह से देखो, ये होल बना है, इसमें क्या है, एंटी सीरा यानी एंटीबॉडी है, ये आसपास क्या है, एंटीजन लिए गए हैं, तो जहाँ यहाँ प्रेसिपिटेशन हो रहा है वहाँ आर्क जैसी स्ट्रक्चर बनती जा रही है। तो हमने अगार के भी चारों टाइप कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन या इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है, सेम अगार वाली तरह ही होता है, अगार का यूज किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। इम्यूनो डिफिशिएंट कैन बी स्पीड अप इफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर ड्राइव बाय ए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके रिएक्शन को फास्ट कर दिया जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड डिफ्यूजन, तो इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस और डिफ्यूज तो होंगे ही, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस और डिफ्यूजन का। इसके 2 टाइप है, फर्स्ट वाले के 3 टाइप थे, सेकंड वाले के 4 और इसके 2 टाइप है। कौन से, काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस CIE या फिर CIEP भी बोलते हैं, और रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस इसके एग्जाम्पल, ये टाइप्स है। तो इन सब को एक बार हम समराइज कर लेते हैं। तो क्या हो रहा था, सबसे पहले रिंग टेस्ट में किस लिए किया है, एग्जाम्पल क्या था, एस्कोलिस थर्मोप्रेसिपिटेशन टेस्ट, बेसिलस एंथ्रेक्सिस के लिए रिंग टेस्ट था, ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बाय ए लेंसफील्ड टेक्निक के रिंग टेस्ट किया। VDRL टेस्ट और सिफिलिस किसका एग्जाम्पल था, स्लाइड टेस्ट का। टेस्ट ट्यूब किसका एग्जाम्पल था, कहान टेस्ट ऑफ सिफिलिस किसका एग्जाम्पल था, टेस्ट ट्यूब। और इम्यूनोडिफिशिएंट, ये अर्ली स्टेज फॉर टॉक्सिजेनिसिटी ऑफ डिप्थीरिया बेसिलाई, ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मैंने ऊपर नहीं बताया, तो ये इसका इम्यूनोडिफिशिएंट का एग्जाम्पल क्या है, अर्ली स्टेज फॉर टॉक्सिसिटी इन डिप्थीरिया बेसिलाई। अर्ली टेस्ट किस में किया जाता है, इम्यूनोडिफिशिएंट। ये किसका एग्जाम्पल है, 4th टाइप पढ़ा था हमने सेकेंड वाले में, 4th टाइप डबल डिफ्यूजन इन डबल डायमेंशन, उसका एग्जाम्पल है ये। एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है और लास्ट वाले में आपको एग्जाम्पल को याद नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज काउंटर करंट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब एप्लीकेशन क्या क्या है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन डायग्नोस्टिक इम्यूनोलॉजी, कि इम्यूनोलॉजी में डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ सिफिलिस इन द प्रेजेंस ऑफ VDRL और कहान टेस्ट। VDRL और कहान टेस्ट प्रेसिपिटेशन के द्वारा किया जाता है सिफिलिस के लिए। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन बाय ए प्रेसिपिटिंग देम यूजिंग देयर स्पेसिफिक एंटीबॉडी। स्पेसिफिक एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन करा के उनका प्रेसिपिटेशन होगा तो हम सेपरेट कर सकते हैं।
It can be used in grouping of different microbes such as Streptococcus based on the presence of different antigen, कि हम ग्रुपिंग करके माइक्रोब्स की उनका सेपरेशन कर सकते हैं। It can be used for standardization of the toxin with their respective एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन प्रेसिपिटेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन के आपस में प्रेसिपिटेशन करा के उनको स्टैंडर्डाइजेशन, उनका सेपरेशन कर सकते हैं। तो आज हमने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन कंप्लीट कर लिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे एग्लूटिनेशन। थैंक यू।